फन फ्रेम भारत चैनल आज हमारे साथ कंचन जी हैं जिनके चैनल का नाम डिवाइन बॉर्न एंजल है। और लास्ट 1 मंथ से मैं इनकी काफी वीडियो सुन रही हूँ जो कि एक ट्विन फ्लेम्स के ऊपर काफी डीप में और इंटरेस्टिंग इन्होंने सब चीजें बताई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं कि आई थिंक ऐसी रेयर इंफॉर्मेशन कम ही लोगों ने दी है ऑनलाइन। तो आप कितने सालों से इस जर्नी में थोड़ा-सा हमें बताएँ? अवेकनिंग मेरी 2020 में हुई है और वैसे तो सबको पहले हाय, हेलो कैसे हो आप सब? और जर्नी की बात अगर मैं करूँ तो मेरी जर्नी 2020 में शुरू हुई है और 2020 में शुरू होके अभी तक चल रही है और अभी भी चल रही है। इस तरीके से बोल सकती हूँ क्योंकि ऑनगोइंग जर्नी है, वो चलती रहेगी, हम सीखते रहेंगे। राइट राइट। और यूनियन की अगर मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम यूनियन कब हुआ तो 2022 में मेरी शादी हुई है मेरे ट्विन से फाइनली और वो हुँ, यूनियन हुआ है। कांग्रेट्स आपको उसके लिए। एक थैंक यू। बहुत बड़ा मिशन आपने कंप्लीट किया है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फर्स्टली मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी कि स्टार सीड जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो मिलते हैं अपने ट्विन से और उसके बाद एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। मोस्टली मेरे केस में भी यही हुआ कि पहले हनीमून फेज़ चला और उसके बाद मैस्कुलाइन या फेमिनिन कोई भी यूजुअली एक रन करता है। और सेपरेशन जो क्रिएट होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, क्या वो नेसेसरी होता है कि वो अवॉइड किया जा सकता है? सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग-अलग हैं, हमें ये समझना है, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती ट्विन फ्लेम जर्नी में, सभी की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, यूनिक है अपने आप में और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ-साथ हमारे कर्मा बैगेजेस भी हैं। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो बेसिकली ऐसी फैमिली को चूज़ करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेजेस ऑलरेडी जमा हैं। हमारी हुँ, जो यहाँ पे 3D में फैमिली होती है, वो भी डिसफंक्शन फैमिली होती है मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्मा है क्योंकि हम उस कर्मा को ही ट्रांसम्यूट करने के लिए आते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे खुद के भी कुछ कार्मिक बैगेजेस होते हैं जो हम कंप्लीट करने के लिए आते हैं और वो कार्मिक बैगेजेस जिस दिन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उस दिन हमारा यूनियन हो जाता है। सो ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है और सेपरेशन क्यों होता है, वो नेसेसरी क्योंकि हमेशा जो 3D की प्रोग्रामिंग है उसमें फ़ियर डाला गया है। ट्विन फ्लेम हमेशा सेपरेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके सामने 2 ऑप्शन आता है कि या तो अपने ट्विन को चुन लो या वो फ़ियर को चूज़ कर लो। और वो जो फ़ियर की प्रोग्रामिंग है 3D में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके आगे फिर वो बिलीफ सिस्टम्स आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं, सिर्फ़ कर्मा बैगेज नहीं बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं जिसकी वज़ह से वो फ़ियर में जाकर के अपने ट्विन को नहीं चूज़ करते हैं और वो उनसे रन करते हैं। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? आ रही है। तो मैं आपकी कल मरकबा फील्ड की वीडियो देख रही थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने उसमें बताया था कि ट्विन फ्लेम का मरकबा जो है वो मोस्टली रिवर्स में चल रहा होता है, तभी आपका ट्विन फ्लेम ऑपोज़िट आप जो चाहते हो उसके ऑपोज़िट करता है। तो उसमें आपने 4 चीज़ों की डिस्कशन की है कि अपने मर्कावा फ़ील्ड को कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट है अपने इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन का यूनियन, सेकंड अपनी हायर सेल्फ के साथ यूनियन, थर्ड अपने डिवाइन यूनियन विद डिवाइन फादर एंड मदर और फोर्थ है यूनियन विद सोल फैमिली। तो आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करके सबको बता दोगे कि इस पे किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से अपनी जो मर्कबा हमारी रिवर्स में चल रही है, उसको किस तरह से करेक्ट किया जाए इन चारों के थ्रू? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें सबसे पहले हमारे ही अंदर की इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जी का यूनियन कराना है। जब मरकाबा उल्टा चल रहा है, मरकाबा क्या है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से ही मिलके ही बनता है, ओके? सो अगर वो रिवर्स में चल रहा है, सो आपके अंदर वो सेपरेशन क्रिएट हो रहा है अपने ही अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से। और जब वो सेपरेशन क्रिएट है, आप अपने ही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी से जब आप यूनियन में नहीं हो, तो जो हमारा 3D है, ये बेसिकली होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। सो हमारी लाइफ में उस वजह से क्या होगा कि कार्मिक मैनिफेस्ट होंगे, राइट? सो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने ही अंदर के इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन एनर्जीज़ को हील करना है, उनको यूनियन करना है। कैसे हम इनर चाइल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो ट्रॉमा और वुंड शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से करेक्ट। हमारे ही अंदर सेपरेशन शुरू हो जाता है, राइट? हमारा एक कार्ल जर्ग साइकोलॉजिस्ट है, जो एनिमा और एनिमस की बात करते हैं।
और राइट, राइट। हमारे ही अंदर वो एनिमा और एनिमस होता है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी का पार्ट और फेमिनाइन एनर्जी का पार्ट, जो हमारे ही आस-पास के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से बनता है और बिगड़ता है। जो हम बचपन में देखते हैं, जैसे कि अगर बचपन में हमने देखा कि जो फादर थे वो बहुत अब्यूसिव थे, अल्कोहलिक थे, उन्होंने पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस किया। सो अब क्या होगा कि हमारे अंदर का जो बेसिकली आई थिंक उसको एनिमस कहते हैं, मैं भूल रही हूँ नाम, एनिमा और एनिमस में। एनिमस कहते हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, बेसिकली डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हमारे अंदर है, उसकी जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। ठीक है? सो वो एनिमा और एनिमस हमारे आसपास के लोगों से बनता है। तो हम इनर चाइल्ड से शुरू कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू करें सबसे पहले अपने अंदर की, और जब आप उस ट्रॉमा को हील करेंगे तो हमें समझ में आएगा बहुत सारे वुंड्स हमारे बचपन से चले आ रहे हैं। और ये इसके बाद आपका आता है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। ये चीज़ आपको हील करनी है, क्योंकि आपका ये एक तरीके से जो तीनों माइंड हैं वो सेपरेट चल रहे हैं, उनको मिला के एक करना है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ तो यूनियन इसको कैसे करें? हम एक कैसे कर सकते हैं तीनों माइंड को? देखिए, कॉन्शियस माइंड ये है जिससे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, ये ठीक है। कॉन्शियस माइंड है, और ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड होता है। इसके ऊपर भी मैंने वैसे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। बाकी अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ तो ये 3D मतलब कि सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है का मतलब है कि अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काम कर रहा है, तो आप कॉन्शियसली उन एक्शंस को ले पाओगे, स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, विल पावर होगा, कॉन्फिडेंस होगा उन एक्शंस को लेने के लिए जो आपको लेना है, राइट? इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका स्केरल चक्र से कनेक्टेड होता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका हार्ड ड्राइव है, जिसमें सारी मेमोरी डीप रूटेड सब स्टोर है। इस लाइफ टाइम की, पास्ट लाइफ टाइम की और नेक्स्ट लाइफ टाइम की भी, जो रूट चक्र से कनेक्टेड है। तो अगर रूट्स में कोई खराबी होती है, जैसे पेड़ के रूट्स में कोई खराबी है, तो पेड़ ही नहीं उग पाएगा, राइट? सो हमें रूट चक्र से शुरुआत करनी है, अनकॉन्शियस माइंड से शुरुआत करनी है। देखना है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कौन से ट्रॉमा, कौन-सा अब्यूज़, कौन-सा डिवास्टेशन, शॉक, ये क्या चीज़ स्टोर है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे हम हमारे फर्स्ट 3 चक्रास जो हैं, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी मैट्रिक्स, उसको कैसे हम जोड़ें। सो जब हम इनके ऊपर काम करते हैं, तो आपका ये जो तीनों माइंड है, ये एक हो जाएगा। जो चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में है, वही सबकॉन्शियस माइंड में आती है, और सबकॉन्शियस माइंड से ही आपके कॉन्शियस माइंड में आती है, राइट? 3D में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं सबकॉन्शियस लेवल पे और अनकॉन्शियस लेवल पे। सो अगर वो आपके अंदर है ही नहीं, तो आप कॉन्शियस माइंड में वो आप ट्रिगर होगे ही नहीं उन चीज़ों को लेकर के। सो इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों को आप एक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, आप यूनियन कैसे करो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का। डिवाइन फेमिनाइन की अपनी एनर्जीज़ हैं, जो हमारे अंदर है। जैसे कि क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी शुरू कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी में आता है, ओके, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्लो करना सीखो, ओके, मुस्कुराओ, फेमिनाइन हो तो वो रिसीव करो मोड, रिसीविंग मोड होता है फेमिनाइन का, फ़ील करना जो होता है इमोशंस, वो सब फेमिनाइन होता है। देन हमारे अंदर ही मैस्कुलाइन है, तो वो क्या है कि जब एक्शन लेना है तो वो एक्शन लो, कि जैसे हम बाउंड्री सेट करते हैं कि नहीं तो नहीं, ये बाउंड्री है मेरी, तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो एक्शंस लेना, फिर डिसीजन लेना कि कब क्या डिसीजन लेना है, वो सारी चीज़ें हमारी मैस्कुलाइन से रिलेटेड हैं। सो हम जब ये करना शुरू करते हैं, हमारे ही अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप यूनियन उनका कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया था कि डिवाइन से यूनियन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो कार्मिक फैमिली है, हमें माँ-बाप का प्यार नहीं मिलता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया, हमें हमारे माँ-बाप का प्यार नहीं मिला, राइट? बट अगर हम समझे कि जो हमारे असली माँ-बाप हैं, वो ऊपर बैठे हैं, ठीक है? चाहे आप उन्हें शिव जी, पार्वती जी बोलो, चाहे कृष्ण राधा बोलो या ब्रह्मा जी, सरस्वती बोलो, कुछ भी नाम दे दो एक्स, वाई, ज़ेड, बट वो गॉड ऊपर जो हैं, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, जो वो असली माँ-बाप हैं। जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, तो आप ना वो ब्लेसिंग्स काउंट करना आप शुरू कर दोगे, अबंडेंस फ़ील करना शुरू करके, हाय मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, है ना? हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, हम कितना स्पेशल चाइल्ड है हमारे, हम सब कितने स्पेशल चाइल्ड हैं हमारे माँ-बाप के, और हमारे माँ-बाप हमें कितना प्यार करते हैं। सो वो आप फ़ील करना शुरू कर दोगे, जिस दिन वो कनेक्शन बिल्ड हो गया। और वो हमारे अंदर ही है, उनसे बैठ के आप बात कर सकते हो, मिरर पे बात कर सकते हो, अगर आपके पास मूर्ति है तो उनसे ऐसे बैठ के बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरीके से आप बात करो। और इस तरीके से आप अपने मरकाबा को एक्टिवेट कर सकते हो। तीसरा, जब आप कॉन्शियसनेस लेवल पे सोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुँच जाओगे, तो आपकी सोल फैमिली ऑटोमैटिक 3D में मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आप वो सेम फ्लोर पे खड़े हो, जहाँ आपकी सोल फैमिली खड़ी है, तो आप अपने आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, इस तरीके से। और एक और रह गया मोनाड सेल्फ, हायर सेल्फ। हाँ, तो ये इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है,
जो हमारा 7, 8 और 9 डायमेंशन पे एग्ज़िस्ट करता है। इसके आगे भी इनर वर्क है। एक तो हम सभी को समझना है कि इनर वर्क सिर्फ़ ट्विन फ्लेम जर्नी पा लिया या यूनियन हो गया, खत्म हो गया कहानी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? और इसके बाद भी चीज़ें बहुत चलना शुरू होती हैं और चलेंगी। जैसे आज मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में हूँ, लेकिन हम 1 महीने में कम से कम 10 दिन भी साथ नहीं होते। उन्हें ग्रिड मतलब भेजा जाता है, उनको ट्रैवलिंग रहती है उनकी, वो ग्रिड्स पे काम करते रहते हैं, मैं अपने सोल पर्पज़ पे लगी होती हूँ। सो हमें अपने सोल पर्पज़ करने इसलिए हमें मिलाया गया है। जब आप मोनार्ड कॉन्शसनेस पे पहुँचते हो तब आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। मैं या बोलूँ कि यूनियन होना शुरू होगा, तब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट आता है। और उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे ऐसे इम्प्लांट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिमूव करनी है मोनार्ड कॉन्शसनेस पे। तो वो हम रिमूव करते हैं। बेसिकली और इस लाइफ टाइम का पहले सोल लेवल पे जब होते हैं तो हम इस लाइफ का हील कर रहे होते हैं और जब मोनार्ड कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं तो हमारी पास्ट टाइमलाइंस आती हैं यानी कि पिछले जन्म में जो आपने ही आपके ट्रॉमा हुए वुंड्स हुए वो आपको याद आने शुरू होंगे आपकी जो बोलूं स्पेस है स्टोरेज है कैपेसिटी है कॉन्शियसनेस की वो बढ़ जाती है तो पुरानी सारी मेमोरीज वापस आना शुरू होती हैं फिर उसके ऊपर आपका हीलिंग और इनर वर्क होना शुरू होता है आपको पता चलेगा अच्छा आप ट्रिगर हो रहे हो ऐसे ट्रॉमा पे जो इस लाइफ टाइम का है ही नहीं ओके, वो पिछली लाइफ टाइम का है, वो 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले की हुई चीज़ है, राइट? सो मोनार्ड कॉन्शसनेस में जब भी हम एंटर होते हैं, तब हमारा ग्रुप कॉन्शसनेस आता है हमारी लाइफ में। एक और कैटेगरी है सोल फैमिली के ऊपर जो है ग्रुप कॉन्शसनेस, यानी कि हमारा ही वर्ज़न जो दूसरी बॉडी में है, हमारा ही फ्रेगमेंट पार्ट। जैसे कि हो सकता है कि आप भी उसी कॉन्शसनेस से मेरा ही अवतार कॉन्शसनेस से आप बने हो और मैं आपके अवतार कॉन्शसनेस से बनी हूँ। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हम फ्रेगमेंट करते हैं अपने आप को ना, तोड़ते हैं। तो हमने ब्रेक डाउन किया है अपने आप को। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो उनको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो हमारा ही वर्ज़न दूसरी बॉडी में हमें मिलता है और हम उन पार्ट्स को जोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं। इसी को लॉ ऑफ वन कहते हैं कि हम एक ही हैं सब। थोड़ा-सा ग्रिड के बारे में आप बताएँ ट्विन फ्लेम्स को आई थिंक मोस्टली को नहीं पता और ट्विन फ्लेम्स के मिलने से चाहे जैसे आपने बताया कि यू आर अनेबल टू 10 दिन भी आप साथ नहीं रह पाते अपने ट्विन से। क्या ग्रिड्स का कुछ फ़र्क पड़ता है जब ट्विन फ्लेम साथ में आते हैं समथिंग लाइक दैट? बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रिड पे लगाए गए हैं और जहाँ भी एक चीज़ हमें सभी को समझनी है, हमारा डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड्स हैं, सभी का डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्विन फ्लेम का डीएनए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डबल एनर्जी काम करती है, राइट? उनकी एनर्जी 2 मिलकर के वो 3 बनते हैं बेसिकली, ओके? वो थर्ड 3 एनर्जी बनते हैं। बेसिकली क्रिएट होती है उनसे। क्रिएट होती है, राइट। हुँ। सो वो 2 बिकम्स इज़ इक्वल टू 3 हो जाता है, यानी 3 गुना एनर्जी क्रिएट करते हैं वो। और जब भी वो ग्रिड्स पे जाते हैं, तो ग्रिड वर्क का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें वहाँ जाके कुछ करना है ग्रिड वर्क पे, नहीं। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, आप देखोगे कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होगी उनकी ट्रैवलिंग। और जहाँ भी ग्रिड पे ज़रूरत होती है, आपका डीएनए यानी आपको वहाँ पहुँचा दिया जाता है और भले ही आपको कॉन्शियस माइंड से नहीं पता कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, लेकिन आपका वहाँ ग्रिड पे होना ही वो ग्रिड वर्क हो रहा होता है, आपका डीएनए वो हील कर रहा होता है। एक एक इम्प्लांट एक नेटवर्क की बात करूँगी जो बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस बोल सकती हूँ हम सभी के लिए है, जो कि जिसको हम नेफिलियम रिवर्सल ग्रिड्स बोलते हैं। ओके, एनआरजी बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क लगाया गया है ये यूके में है और ये वहाँ पे इस तरीके से सेटअप किया गया है कि ये जेंडर स्प्लिटिंग करता है, यानी कि अपने ही अंदर, अपने ही ट्विन से आपको सेपरेट कर देता है ये। सो ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस समय पे वहाँ पे हैं। मेरा खुद का भाई है जो अपने ट्विन फ्लेम के साथ में है। वहाँ पे पर्पसली ट्विन फ्लेम्स को भेजा जा रहा है ग्रिड्स पे कि आप जाओ और जाके वहाँ रहो, ताकि वो ग्रिड्स में से वो निकाल सकें, उस रिवर्सल को जो वो रिवर्सल क्रिएट कर रहा है ग्रिड्स में। सो इस तरीके से ग्रिड्स पे काम किया जाता है। तो ये ग्रिड्स बेसिकली है कौन-कौन सी कंट्रीज़ में? वैसे तो बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया पे ले लाइन्स और हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स होती हैं जो ग्रिड पे काम करती हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक ले लाइन्स और हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि अभी जिस ग्रिड की बात कर रही हूँ मैं वो कनाडा में है, ठीक है? उसको नेफिलियम रिवर्सल ग्रिड बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं लेमुरिया के टाइम के बाद ताकि ट्विन फ्लेम्स एक-दूसरे के साथ ना आ सकें। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इम्प्लांट्स और नेटवर्क्स भी लगाए गए हैं पूरी ग्रिड्स पे, स्पेसिफिकली ट्विन
फ्लेम्स के लिए नहीं है, बट वो आपके अंदर के ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को सेपरेट करने के लिए है। जैसे कि एक है एनुबिन ब्लैक हार्ट, यानी कि आपके हायर हार्ट चक्र को ब्लैक हार्ट में कन्वर्ट कर देना। तो वो जो नेटवर्क है हमारे इंडिया में गोवा में है। ओके, सो गोवा वो एक जगह है जहाँ पे अगर आप पहुँच रहे हो ग्रिड्स पे, तो वो आपके ब्लैक हार्ट में कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो ऐसे नेटवर्क्स पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग जगह हैं, बहुत सारे अलग-अलग ग्रिड्स के इम्प्लांट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे अंदर की ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं, और अगर वो सेपरेट है, तो आप वो ही मैनिफेस्ट करोगे 3D में, आप नहीं यूनियन कर सकते। बाकी आप लोग तो वीडियोज़ क्या देख सकते हैं, हाँ, बहुत तो वास्ट क्या है वो। मैंने देखी है बहुत सारी वीडियोज़ आपकी। हुँ। तो क्या ये ग्रिड्स पे ट्विन फ्लेम्स को भेजा जाता है साथ में या सेपरेटली भी कि टू रिमूव द इम्प्लांट्स बाय बीइंग प्रेजेंट देयर ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि जैसे मेरा खुद का भाई अपने ट्विन फ्लेम के साथ वहाँ पे है उस ग्रिड पे, और ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को वहाँ रखा गया है। एक हमारी और सोल फैमिली है जो वहीं से बिलॉन्ग करती है। अभी कल-परसों ही हमारी बात हुई और मुझे पता चला है वो वहाँ पे हैं, और वो भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उनका बेसिकली ऐसा है ना कि मतलब ठीक है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें भी पता चला कि अच्छा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ ग्रिड पे रह कर के, उन्हें खुद को पता चला। तो हमें भले पता नहीं है, हमें ग्रिड्स पे भेजा जाता है, कॉन्शियस माइंड से हमें नहीं पता, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को ग्रिड्स पे भेजा जाता है, क्योंकि आपका डीएनए ही वो चाबी है जिससे वो आप उस इम्प्लांट को निकाल के फेंक सकते हो। तो इतने मैसिव अमाउंट्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स को वहाँ उस समय पे भेजा जा रहा है कि आप उसको ग्रिड से निकालो। सो हो सकता है कि एक ट्विन फ्लेम वहाँ पे हो सकता है कि दोनों ट्विन फ्लेम्स एक साथ वहाँ पे हो, बहुत पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं वहाँ पे अभी इस समय ग्रिड्स पे, जो उस रिवर्सल को निकालने में कोशिश मतलब पूरा काम कर रहे हैं। राइट। तो अ, क्या कौन से ऐसे तरीके हैं जो ट्विन फ्लेम्स बहुत ट्विन फ्लेम्स का क्वेश्चन रहता है जो कि मैरिड हैं किसी और से बट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो क्या तरीका है कि वो अपने कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं? अपने आप से कनेक्ट करके। सबसे पहले वो कर्मा बैगेजेस को इस तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं कि कर्मा का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा लेसन जो हम नहीं सीख रहे हैं, राइट? वो लेसन रिपीट होता है और उसी को हम कर्मा बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो मैं नहीं सीख रही। एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ अपना, जैसे कि कोडिपेंडेंसी, मेरे अंदर इमोशनल कोडिपेंडेंसी थी। अब मैं उस लेसन को नहीं सीख रही हूँ, इसकी वज़ह से मेरे लाइफ़ में हर बार कार्मिक आ रहे हैं, उसी सेम इमोशनल कोडिपेंडेंसी को सिखाने के लिए। सो जितने भी लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो नहीं कर्मा बैगेजेस खत्म कर पा रहे हैं, तो आप वो लेसन सीखने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा कौन-सा लेसन है, जो मैं नहीं सीख पा रही हूँ। और जिस दिन वो लेसन आप सीख लेंगे, वो साइकिल खत्म हो जाएगी। वो साइकिल आपको इसीलिए रिपीट कराई जा रही है कि आप वो लेसन भूल रहे हो। साइकिल तो रिपीट कर रहे हैं हम सेम, बट वो लेसन नहीं याद कर रहे हैं। सो जिस दिन आपने वो जैसे मैंने जिस दिन इमोशनल कोडिपेंडेंसी को खत्म किया, वो मैंने फ्लोर चेंज कर दिया, राइट? सो कार्मिक अब यहाँ हो गए और मैं हायर कॉन्शसनेस पे पहुँच गई। तो वो वाइब्रेशन ही हमारी अब फिर मैच नहीं हुई, और हम एक-दूसरे से मतलब कहते हैं होलोग्राम में हम सेपरेट हो गए या अलग हो गए। सो इस तरीके से आप अपने कर्मा बैगेजेस को खत्म कर सकते हो, लेसन याद करके। फाइंडिंग आउट कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है अपने अंदर। तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी देखती हूँ कि बहुत कोडिपेंडेंसी हो जाती हुँ, है व्हिच इज़ आल्सो ओके। वो इनर चाइल्ड हीलिंग करके कहीं न कहीं इस लाइफ टाइम या पास्ट लाइफ टाइम से रिलीज़ की जा सकती है। राइट। एक चीज़ और है जो हर ट्विन फ्लेम पूछते हैं कि हमें इतनी सोल क्रेविंग होती है अपने ट्विन से बात करने की, मिलने की और वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो हार्ट चक्रा में पेन बहुत इंटेंस होता है स्पेसिफिकली इस जर्नी में आने के बाद। तो उसको हम वो हार्ट चक्रा के पेन को वो जो क्रेविंग सोल की होती है उसको कैसे ईज़ कर सकते हैं? इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। शायद अगर हम ये एग्ज़ाम्पल समझ लेंगे तो हमें समझ में वो क्रेविंग होना बंद हो जाएगी। हम सभी के अंदर चेतना है, कॉन्शसनेस है, और हम सभी के अंदर सोल भी है, राइट? जो हमारे अंदर ही है। और जो कॉन्शसनेस है यानी कि जो चेतना है वो है कृष्ण, ओके? वो है डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे, और जो सोल है वो है राधा यानी कि डिवाइन फेमिनाइन। अब हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारी चेतना और हमारी आत्मा एक-दूसरे से कहीं बाहर है?
नहीं है बाहर, वो हमारे अंदर ही है। तो जो हमारे अंदर ही है, तो वो हम क्रेव कैसे कर सकते हैं? आप अपनी कॉन्शसनेस के लिए क्रेव नहीं कर सकते, आप अपनी सोल के लिए क्रेव क नहीं कर सकते। आप इसलिए क्रेव कर रहे हैं क्योंकि आप एक इल्यूज़न में हैं कि वो कहीं बाहर है, 3D में है कहीं ना, इसलिए हम क्रेव करते हैं। हमें समझना है इस चीज़ को कि कहीं भी वो बाहर नहीं है। जैसे कॉन्शसनेस हमारे अंदर है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने अंदर ही है और सोल भी हमारे अंदर है, यानी हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी अंदर है। तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हम अपनी कॉन्शसनेस को इंक्रीज़ करें, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को बैलेंस करें, हाई करें और सोल से कनेक्ट करें, यानी डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करें और उसकी एनर्जी को हाई करें और बैलेंस करें। सो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम सभी को ये भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली है? क्यों मिली है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, है ना? शादी करके घर-घर खेलने नहीं मिली है। मतलब आई वाज़ बिल्कुल नहीं जस्ट मिली सेइंग दैट इन माय है। वीडियो। राइट, सो हमें समझना है, हमारा एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है सभी ट्विन फ्लेम्स का, कि हमें यहाँ पर आगे बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। तो हमें फोकस करना है कि हमारा जो सोल पर्पस है हम उसको शुरू कर दें। अगर सभी अपना सोल पर्पस शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से यूनियन हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस चीज पे फोकस करो जिसके लिए आपको ये जर्नी दी गई थी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो डार्क फोर्सेस जो हैं वो जो इम्प्लांट्स हैं वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे? और क्या सिम्पटम्स होते हैं या हमें कैसे पता लगेगा कि हम उनके इन्फ्लुएंस में हैं, इम्प्लांट्स में हैं और हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? बेसिकली फॉरेन रेसेस की 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वो काम करते हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ से रिलेटेड ही इम्प्लांट्स हैं। तो अगर हम इन 5 स्ट्रैटेजीज़ को समझ जाएँ और अगर हम देखें कि क्या ये स्ट्रैटेजीज़ हमारी लाइफ में हो रही हैं, तो हम समझ पाएँगे कि कहीं न कहीं कोई न कोई इम्प्लांट है जो हमारी लाइफ में प्ले आउट हो रहा है। पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर, जो हम सब देख सकते हैं। इनको डिवाइड करो और रूल करो, है ना? हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने यही किया। तो वही हम 3D में भी देखते हैं कि वही किया जाता है, डिवाइड एंड कॉन्कर किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 3D में रिलिजन के नाम पे डिवाइड करेंगे आपको, या फिर कास्ट के सिस्टम के ऊपर डिवाइड करेंगे, या अमीर-गरीब के नाम पे डिवाइड करेंगे। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी डिवाइड किया जाता है कि तुम्हें ये लैंग्वेज नहीं आती तो तुम थोड़ा-सा अलग हो। सो इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। दूसरा है हमारा विक्टिम विक्टिमाइज़र प्रोग्राम। यानी कि इसका मतलब है कि एक विक्टिम होगा और एक विक्टिमाइज़र होगा। एक दूसरे पे मतलब एक अत्याचार कर रहा होगा और एक अत्याचार सहन कर रहा होगा, ठीक है? सो अगर आप इस साइकिल में हो, तो यानी कि अगेन आप कोई ना कोई इम्प्लांट में आप चल रहे हो, आपको निकालने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्टिम विक्टिमाइज़र प्रोग्राम जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। इन सभी स्ट्रैटेजी से वो हमारा माइंड कंट्रोल करता है बेसिकली। तीसरी चीज़ है सेक्सुअल माइज़री और सेक्सुअल अब्यूज़, जो बहुत बड़े लेवल पे सभी के साथ में कहीं न कहीं किसी न किसी मतलब इसी लाइफ़ टाइम में हुआ है। जितने डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, जितने डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, सबके साथ बचपन में कभी न कभी, कहीं न कहीं हुआ है। सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होगा, हो सकता है रेप हुआ हो सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। ओके? देन नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड अब्यूज़। यानी बचपन में हम देखते हैं कि छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, हम भी खुद छोटे जब थे तो हमें बहुत मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था, हमारे जो वर्थ है उसको लो कर दिया जाता था। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ अभी भी हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन कोई ना कोई माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें हम फँसे हुए हैं। ठीक है? सो इस तरीके से ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको आप देख सकते हो और इन स्ट्रैटेजीज़ को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर इनमें से कोई चीज़ हो रही है मेरी लाइफ़ में आज भी, तो कोई ना कोई इम्प्लांट है जो मैं जो रन कर रही हूँ अपने होलोग्राम में। यानी कि मेरा माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है और इस माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी से हमें बाहर निकलना है। राइट। और इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? मतलब फाइंड आउट करके राइट कि हाँ, क्या हाँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम विक्टिम विक्टिमाइज़र प्रोग्राम में है अगर कोई, विक्टिम विक्टिमाइज़र का मतलब क्या है? जैसे हम बहुत सुनते हैं कि हाय उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। ऐसे जब हम बात करते हैं यानी हम विक्टिम हैं, ओके? हम उस साइकिल में हैं, हमारी एनर्जी जा रही है कंटिन्यू। हमें ना वहाँ पे अपनी पावर को वापस लेना है, कि नहीं, जो हुआ वो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था। जिस दिन आपने वो साइकिल को ब्रेक डाउन किया, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, पावर को अपने पास ले लिया, ये बोल कर के कि मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, ठीक है? सिचुएशन का। जो कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में वो मेरी खुद का एक सोल पर्पस था, या बोलूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे इस कॉन्शसनेस पे पहुँचना था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ मेरे साथ में।
और अब मैं को-क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने वो सब कुछ को-क्रिएट किया था डिवाइन के साथ, यानी उनके साथ मिलके ये सब कुछ किया था। ये लोग मेरी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहे थे और मैं भी एक रोल प्ले कर रहा था या कर रही थी। इस तरीके से आप इन पावर्स को वापस ले सकते हो। अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल ट्रॉमा हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, बोल सकते हो कि बस, अब बस होता है, राइट? और अपनी हीलिंग कंप्लीट करो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पावर बैक नेक्स्ट लेके मेरा ये बेसिकली। है कि सॉरी? पावर को बैक लेकर को-क्रिएट पावर बैक, करके। राइट, हुँ। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्विन फ्लेम यूनियन का कलेक्टिव पे क्या इफ़ेक्ट रहता है बेसिकली? या सबका अलग-अलग पर्पस है यहाँ आने का? बहुत सारे पर्पसेज़ हैं सबके और इफ़ेक्ट रहता है क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ़ 3D के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स को भेजा गया है सेटअप करके यहाँ पर कि आपको यहाँ जाना है। इसका अगर मैं बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल लेके सभी को दूँ तो हमारे 3D में इस समय बहुत सारी सोल्स हैं जो शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हमारे आस-पास ऐसे एग्ज़ाम्पल ज़्यादा हैं, जो वो ये बताते हैं कि क्यों आपको शादी नहीं करनी चाहिए, राइट? सो कार्मिक मैरेजेज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस समय पे कि आपको मन ही नहीं करेगा कि आपको शादी करनी है क्योंकि ट्रस्ट ब्रेक होगा, बिट्रेयल होगा, आपको वो लॉयल्टी नहीं मिलेगी, आपको प्यार नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप कार्मिक के साथ में हो। तो मुझे एक सोल पर्पज़ ये समझ में आता है ट्विन फ्लेम्स का कि ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट करना भी है कि डिवाइन मैरेजेज़ होना ज़रूरी है, ट्विन फ्लेम मैरेजेज़ होना ज़रूरी है, जिससे कि आप वो एग्ज़ाम्पल सेट कर सको कि अनकंडीशनल लव क्या है। अगर सब राधा कृष्ण का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हम कितना लव फ़ील कर पाते हैं, उस चीज़ को फ़ील करते हैं या शिव जी और पार्वती जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम उनकी जर्नी में हम कितना लव फ़ील कर पाते हैं। तो अगर हमारे आस-पास लव होगा सोसाइटी में, जो मिसिंग है 3D सोसाइटी में, ओके, सो वो हम वापस लेके आ पाएँगे ट्विन फ्लेम की मैरेजेज़ के साथ में। बट ये ट्विन फ्लेम मैरेजेज़ की बात कर रही हूँ जो डिवाइन प्योर अनकंडीशनल लव पे बेस होती है। तो एक एक सोल अनकंडीशनल पर्पज़ ये है, ऐसे बहुत सारे सोल पर्पसेज़ हैं। अनकंडीशनल लव तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारे लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं आई फ़ील क्योंकि मैस्कुलाइन्स ने भी बहुत ट्रॉमाटाइज़ किया होता है अपनी फेमिनाइन को और उसके बाद इट इज़ रियली आई सी इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव योर ट्विन फ्लेम समव्हेयर उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस जर्नी पे। अगर हम इसको ऑब्ज़र्वर पॉइंट से आकर के देखें यानी कि शून्य की अवस्था में आकर के देखें, एज़ अ थर्ड पर्सपेक्टिव देखें, तो हम समझ पाएँगे कि वो सब कुछ होना ज़रूरी था। सब कुछ एक डिवाइन प्ले चल रहा है जिसमें सब अपना-अपना कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन ने ऐसा इसलिए किया ताकि आप ट्रिगर हो और आप अपनी हाईएस्ट वर्ज़न में पहुँचो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी हाईएस्ट वर्ज़न में पहुँचे। एक्चुअल वो डिवाइन मैस्कुलाइन उस समय नहीं था। पहले हमें ये भी समझना है कि हम उस जर्नी में हैं कि हम डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन बनने की जर्नी में हैं और हम अभी फिलहाल डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हैं और जब आप डिस्टॉर्शन में होगे तो ये सारा बिहेवियर आएगा, राइट? लेकिन जिस दिन वो डिवाइन मैस्कुलाइन बन जाएगा या डिवाइन फेमिनाइन बन जाएगी, तो वो इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा या नहीं करेगी। डिवाइन फेमिनाइन्स भी ऐसा बिहेव करती हैं, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही नहीं, तो वो ऐसा करना बंद कर देंगे, ठीक है? और फॉरगिवनेस ही है हार्ट चक्र अगर आपका ओपन है तो आप फॉरगिव कर पाओगे। आप अपने आप से कैसे गुस्सा रह सकते हो, राइट? तो ट्विन है आप ही हो, आप अपने आप से गुस्सा नहीं रह सकते हो। वो अनकंडीशनल लव वो आप होल्ड कर पाओगे, कंपैशन, फॉरगिवनेस होल्ड कर पाओगे। तो ज़रूरी था, वो सब कुछ ज़रूरी था। यही जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बनने की यात्रा। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी हम सब प्रोसेस में हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन बनने की यात्रा, तो हमें समझना होगा इस चीज़ को, कि जो कुछ भी किया उस टाइमलाइन में डिवाइन मैस्कुलाइन ने या डिवाइन फेमिनाइन ने, वो एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं थे, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन थे। तो हम समझना हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा, फॉरगिव करना भी ईज़ी हो जाएगा। आई थिंक मैं भी बहुत डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में थी अपने ट्विन के साथ और बहुत टॉक्सिसिटी में थी, बहुत टॉक्सिक बिहेव किया है मैंने एडिक्शंस और लाइक चीखना उसके ऊपर और अब्यूज़ एक तरह से इमोशनल अब्यूज़ तो यस अभी काफ़ी चेंज आ गया है उससे बट आई एम स्टिल becoming trying to become the best version of myself and trying to find out कि यहाँ आने का एक्चुअली पर्पस क्या है हमारा।
राइट, बहुत खूबसूरत है जर्नी ये, वही चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपने मेरी खुद की कुंडलिनी जर्नी सुनी है तो यही सेम मेरा भी हाल था। मैं खुद वो एडिक्शंस में जाना, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी पूरा, बोलूँ कि काली वाला फॉर्म में थी और अब मैं वो दुर्गा वाले फॉर्म में पहुँच रहे हैं और हम सब उसी जर्नी से हैं। जिस दिन हम पहुँच जाएँगे सो दुर्गा जो है मतलब बोलिए डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, फिर वो क्रिएशन करती है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं मचाती है, राइट? तो वही जर्नी है और बहुत खूबसूरत जर्नी है, हमें सबको ऐसे शाबाशी देना चाहिए, शाबाश कि हम निकल के आ गए वहाँ से। आई थिंक अगर मेरा सेपरेशन नहीं होता उस टाइम पे और मुझे भी ट्रिगर नहीं होते उस टाइम पे सेपरेशन एक मेरे लिए वाज काइंड ऑफ अवेकनिंग, तो मेरी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल तब स्टार्ट हुई और तब अवेकनिंग मेरी स्टार्ट हुई और अभी भी लास्ट ईयर आई वुड से प्रोबेबली दिस ईयर स्टार्टिंग आई लेफ्ट ऑल द एडिक्शंस जो थी। एक वो होता है ना कोपिंग मैकेनिज्म के लिए कोप अप करने के लिए आप वापस उन एडिक्शंस में जाते हो, बट पता होता है कि ये आपको सर्व नहीं कर रही। तो एडिक्शंस को जैसे बहुत सारे मैस्कुलाइन्स भी एडिक्शंस में जाते हैं, कैन दैट बी एन इफेक्ट ऑफ डार्क फोर्सेस एंड इम्प्लांट्स? एक है वो भी, लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं भेज दूँगी आप लोगों को, लिंक में ऐड कर सकते हैं आप। हमारी ना बॉडी होती है, जैसे एक फिज़िकल बॉडी है, इसके अलावा हमारी एक इमोशनल बॉडी होती है, जो हमारे सेकंड स्केरल चक्र से कनेक्टेड है, जिसको हम इमोशनल बॉडी कहते हैं एक्चुअली। और जब हमारे अंदर ट्रॉमा आने शुरू होते हैं, वो जो हमारी इमोशनल बॉडी है, वो पेन बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू होती है, ठीक है? और जब वो पेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे समझिए कि अंदर ना यहाँ कैसे गैप्स आ गए हैं, स्पेस आ गया है, राइट? बॉडी के अंदर और वो जो पेन है, वो फ़ील होना शुरू होती है बॉडी। और एडिक्शंस तब आते हैं जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से पेन बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। वो जो स्पेस है बीच-बीच में, वो आप फ़ील कर रही है, वो आपकी बॉडी फ़ील हो रही है। आपके अंदर आपको फ़ील हो रहा है, आप वो फ़ील नहीं करना चाहते और उस स्पेस को भरने के लिए आप वो एडिक्शंस में जाते हो, कार्बन में जाते हो। वो कार्बन जब आप इनटेक कर रहे होते हो, तब वो स्पेस में वो कार्बन जाता है। और वो फिल आउट करता है उन स्पेसेस को। इसीलिए जितना ज़्यादा अगर कोई एडिक्शन में है, इसका मतलब है उसकी उतनी ज़्यादा ट्रॉमा वो कैरी कर रहा है, उतना ज़्यादा उसकी पेन बॉडी है। वो इमोशनल बॉडी है ही नहीं, वो पेन बॉडी कैरी कर रहा है अपनी, राइट? तो हमें अपनी पेन बॉडी को इमोशनल बॉडी में पहली बात लेकर के आना है वापस ट्रॉमास और वुंड्स को हील करके। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एडिक्शंस में जानबूझ के डाला जाता है। दूसरा कारण क्योंकि हमें कंट्रोल करना बहुत ईज़ी है एडिक्शंस में। हम वो भी कर सकते हैं एडिक्शन करने के बाद जो हम एक्चुअली नहीं करेंगे, होश में नहीं करेंगे। सो फॉलन रेसेस का ये एजेंडा है एक हाँ, एडिक्शंस में भेजना अगर हम देखें आज 3D में कितने वास्ट लेवल पे हम एडिक्शन देख पा रहे हैं, हर जगह अल्कोहल और बार और ये सब कुछ खुल गया है। सो अगर इसको हम इस तरीके से भी समझें कि जैसे हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि जो कली है, जो डार्क फोर्सेस हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं मुझे स्थान दे दो रहने के लिए, तो वो 5 जगह दी जाती हैं कि आप इन 5 जगह पे रह सकते हो। सो डार्क फोर्सेस कहाँ-कहाँ रहते हैं अगर हमें पता चल जाए तो हम एडिक्शंस को भी छोड़ देंगे, बहुत जल्दी छोड़ेंगे एडिक्शंस को। पहली जगह है उनको 5 जगह दी जाती हैं डार्क फोर्सेस को कि आप यहाँ रह सकते हो, यानी कली को कि आप रह सकते हो। पहला है जहाँ पे मदिरा, पान, मदिरा ये सब किया जाता है, यानी कि अल्कोहल कंज़्यूम किया जाता है, ड्रग्स लिया जाता है, यानी हमारे सारे क्लब्स, डिस्को, पब्स ये सारी जगह पे हमारे डार्क फोर्सेस एग्ज़िस्ट करते हैं। अब हमारा अगर हमें ये सच पता हो तो हम जाएँगे ही नहीं, ऐसी जगह पे ही नहीं जाएँगे हम। उल्टा हम इन्हें बंद करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें बंद करो, ठीक है? तो ये सेटअप्स इसीलिए किए गए हैं। दूसरी जगह प्रोस्टिट्यूशन, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे वो रहते हैं क्योंकि हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो होती है, जो फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन दोनों की ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसी जगहों पे वो जिसके साथ भी वो प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे होते हैं या उस समय सेक्स कर रहे होते हैं, उनकी ऑरा में वो एंटर करके एक्चुअली फॉलन रेसेस हमारे साथ सेक्स कर रहे होते हैं और हमारे जो डीएनए कोड्स हैं या सेक्सुअल कोड्स हैं, वो चुरा रहे होते हैं। ठीक है? सो दूसरी जगह ये है। तीसरी जगह जहाँ वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ठीक है? सो जैसे हमारी आर्मी, हमारा डिफेंस, ये सारी जगह पे ओके, वहाँ पे भी डार्क फोर्सेस हैं। सो हमें अगर ये जगह पता चल जाए ना, चौथी गोल्ड ओके, सोना जो है, इसीलिए इतना ज़्यादा सोना इकट्ठा करो, ये सब कुछ बोला जाता है। सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं हम, ठीक है? सो पहले के टाइम में गोल्ड नहीं हुआ करता था, फ्लावर की नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, उनसे हम ज्वेलरी बनाते थे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कली वास करता है, यानी यहाँ पे डार्क फोर्सेस एक्सिस्ट करते हैं और आप देखोगे कि यही सब चीज़ का इंक्रीज़ हो गया है 3D में कि आप इन्हीं सबको करो, आप करो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम अगर वहाँ जाएँगे, तो हम उन्हीं मतलब उनके कंट्रोल में हैं, राइट? सो हमें फ़ोकस अगर बहुत सिंपल भाषा में हम सब समझना चाहते हैं तो ये
हम याद रख सकते हैं सारा एग्ज़ाम्पल इस तरीके से। तो सोल पर्पस के बारे में सब कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम अपना सोल पर्पस करें और हम इन रिटर्न मनी ना लें, जैसे कई लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं, सेशंस लेते हैं, तो हमारे बेसिकली लेम भाषा में बोलूँ तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट हमें कैसे मिलेगा? हमें नए स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। हम जो करने आए हैं, वो सोल पर्पस क्यों कर रहे हैं? हम एक युग परिवर्तन कर रहे हैं, असेंशन कर रहे हैं, ठीक है? हम इस युग को खत्म कर रहे हैं और नए युग में जा रहे हैं। तो नया युग कैसे आएगा? ये युग भी हमारी वजह से ही आया है और नया युग भी हमारी वजह से आया है। तो अगर हम इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि क्या ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें, जैसे बहुत सारी सोल्स हैं जो इस समय एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के पीछे लगी हुई हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी सोल्स का सोल पर्पस हो सकता है कि ऐसे आइडिया को सोचो कि जहाँ पैसे को रिप्लेस करके आप ऐसा कोई ऑप्शन ढूँढो कि आपका घर का चूल्हा-चौका चल सके। और वो कैसे चलेगा? कि अगर हम सबके पास प्रॉपर्टी है, हम सारे फार्मिंग कर रहे हैं, जो पहले करते भी थे। पहले पैसों की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, आज है। आज उन्होंने वो ज़रूरतें क्रिएट करी हैं, जो एक्चुअली ज़रूरतें नहीं हैं, वो डिज़ायर्स हैं। ओके और डिज़ायर जो होता है वो डेविल का होता है कि आओ ल ल क्या डिज़ायर है तुम्हारी? बताओ मैं पूरा करता हूँ। ओके सो इस तरीके से है बेसिकली तो हमारा फ़ोकस जितना भी है वो हम अगर उन नए स्ट्रक्चर्स पे लगा दें ठीक है, कि हम कैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं, कैसे हमारा मनी सिस्टम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं इन गवर्नमेंट पे, सरकारों पे, राइट? उन प्रोडक्ट्स पे जो नए-नए लॉन्च किए गए हैं, राइट? बहुत सारी ऐसी नई-नई चीज़ें हैं जो इस समय पे मार्केट में आई हैं और जैसे कि मॉल्स हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कोविड में बहुत सारी ऐसे चीज़ें समझी कि एक्चुअली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कि 2 वक़्त की रोटी, राइट? और हमारा परिवार, ये हमें एक्चुअल ज़रूरत है। और अगर हम 2 पीढ़ी पीछे भी जाएँ, जैसे अगर हमारे दादा-परदादा उनकी पीढ़ी में जाएँ, तो वो कैसे जी रहे थे? वो बहुत खुशहाल थे। इतनी बड़ी-बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली एक साथ रहती थी, कोई पैसों की कमी नहीं होती थी और सब अच्छे से रहते थे। पर आज हम लोग नहीं रह पा रहे, लाखों रुपए कमा के, करोड़ों रुपए कमा के भी नहीं रह पा रहे। सो हमें अपने रूट्स पे वापस जाना है एक्चुअली, जो एक्चुअल रूट्स थे, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो हमें चाहिए, खाना-पीना और बेसिकली खाना-पीने का मतलब है कि रोटी और पीने के लिए दूध या फिर पानी ओके, ये जो बेसिक है, इसके ऊपर फ़ोकस करें हम, कि हम इन रिसोर्सेज़ को कैसे हम जमा कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे नए स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे हम ये रिसोर्सेज़ क्रिएट करें। तो आई थिंक कि ये मनी खत्म हो जाएगा, हम मिलके ही खत्म कर देंगे पूरा का पूरा सब। फिर हमें टैरो कार्ड रीडिंग करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी या फिर हमें अपना घर चलाने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम बार्टर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कि मेरे पास अगर मान के चलिए दाल है और आपके पास चावल है, राइट? पहले बार्टर सिस्टम ही हुआ करता था। हम मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ रिसोर्सेज़ शेयर करके रहते थे। बट वो मनी डाला गया है बीच में। सो इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है उस पे फ़ोकस कर सकते हैं, कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। चेंज करने की ज़रूरत है और हर चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है। जो अननेसेसरी डिज़ायर्स क्रिएट किए गए हैं, उन अननेसेसरी डिज़ायर्स को खत्म करने की ज़रूरत है। वो नहीं ज़रूरत है हमें, नहीं चाहिए हमें एक्चुअली। आई थिंक फूड इंडस्ट्री में भी काफ़ी हाइप और चेंज आया है, जिस वजह से आजकल के बच्चों का ब्रेन उस अकॉर्डिंग अब फंक्शन नहीं कर पाता, स्लो हो गया है और या तो हाइपर एक्टिव रहते हैं बच्चे और छोटी एज में ही डिजीजेस अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में। तो कहीं न कहीं वो भी जानबूझ के ही किया गया है। खाना इंट्रोड्यूस किया गया और जिस नाम से इंट्रोड्यूस किया हम सभी जानते हैं क्या नाम है? जंक फूड। जंक, ओके, वो जंक फूड है और हमारा डीएनए को वो जंक बनाता है, राइट? वो जानता है। चाबी और अगर हम वही बातें 2 पीढ़ी पहले चले जाएँ तो ये कुछ भी नहीं था, ये कोई जंक फूड अवेलेबल नहीं था। तो हमें वापस अपने रूट्स पे जाने की ज़रूरत है सभी को, अगर हम फ़ोकस करें, सभी का सोल पर्पस यही है, अगर हम सब मिलके एक साथ इस चीज़ पे आ जाएँ ना, तो कल ही सतयुग आ जाएगा, है ना? सारे रिसोर्सेज़ इकट्ठा करके हमें यहाँ फ़ोकस करना चाहिए बेसिकली। राइट। तो ये आजकल 5D न्यू अर्थ का भी बहुत हाइप है, बहुत ज़्यादा सब बोल रहे हैं न्यू अर्थ आ रहा है, न्यू अर्थ आ रहा है, 5D शिफ्ट आ रहा है, तो वो कितना सच है उसमें? पहली बात हम 5D में नहीं जा रहे हैं। हम ओरिजिनल जहाँ हमें क्रिएट किया गया था 12th डायमेंशन पे अवतार आइडेंटिटी में हम वहीं जा रहे हैं।
और अवतार को लेके भी एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है कि जैसे कि हमारे भगवान, कृष्ण हमारे भगवान हैं, जो जो भी अवतार के रूप में आए उनको भगवान बना दिया गया। बट एक्चुअली ये अवतार एक्चुअली हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, हम ही हैं, हमारा रियल फॉर्म है। ओके, सो हम 12th डायमेंशन पे जो हमारा ओरिजिनल अवतार कॉन्शियसनेस की पहचान है, उस पे हम पहुँच रहे हैं, कोई 5D में नहीं पहुँच पहुँच जा रहे हम ओरिजिनल फॉर्म में जा रहे हैं। अवतार मूवी भी हम सबने देखी है और नहीं देखे तो आप सब देख सकते हैं। उसमें भी वही मतलब है, वही समझाया गया है, ओरिजिनल हमारे वही फॉर्म्स हैं, जहाँ हम हमारे सेंसेस को यूज़ करते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस से भी ज़्यादा हमारे सेंसेस हैं। सो ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट पे हम वापस जा रहे हैं, रूट्स पे हम वापस जा रहे हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे हम जा रहे हैं वापस। आई थिंक ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे कि यू आर योरसेल्फ अ गॉड। तो उसके प्रोसेस में हम सब, अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हम सब उसी के प्रोसेस में हैं, राइट? तो ट्विन फ्लेम्स के कितने डीएनए स्ट्रैंड होते हैं? लाइक उनकी कितनी, और वो कैसे हेल्प करते हैं उनको इस जर्नी में? पहली चीज़ ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग की गई है बिलीफ सिस्टम्स की कि हम भगवान पहली बात हम भगवान हमारे अंदर ही है, ये तो हमारे पुराणों में और ग्रंथ में बोला ही जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है और हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, राइट? भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों गया है? अगर हम ध्यान से देखें कृष्ण भगवान जब तक थे या राम जी जब तक थे तो उनको कोई पूजा नहीं जाता था। उनके मरने के बाद या उनके जाने के बाद उनको भगवान बना दिया गया, ताकि आपको ये बताया जा सके कि वो सुपीरियर हैं और आप इन्फीरियर हो। आप अपनी ही पावर में कभी ना आओ। और आप हमेशा गुलाम बन के रहो। तो अगर हमें गुलाम बन के रहना है, तो हम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी पावर को समझना है कि हम क्या पावर कैरी कर रहे हैं डीएनए के लेवल पे या हम क्या पावर होल्ड करते हैं कॉन्शसनेस लेवल पे, सोल लेवल पे, ओके, सो हमें समझना होगा कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। ओके, वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ी देर निकाल के साइड में रखना होगा और ओपन करना होगा अपने आप को समझने के लिए कि वो क्या समझा रहे थे, वो कौन थे, वो क्या था, सब कुछ समझना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या क्वेश्चन पूछा अभी नेक्स्ट? यही कि ट्विन फ्लेम्स के कितने डीएनए ये स्ट्रैंड कितने होते डीएनए हैं? वो होते हैं, क्या राइट, क्या राइट। ये हेल्प करते हैं इस जर्नी में? क्या इफ़ेक्ट हाँ, डालते हैं? ट्विन फ्लेम्स की में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। ट्विन फ्लेम सभी के होते हैं, जितने भी एंजेलिक ह्यूमन रेस हैं, यानी कि जो अवतार हैं यहाँ पे जितने 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट उनके भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। स्टार सीड्स के भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं और लाइट वर्कर्स के भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। सो 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट मिनिमम शुरू होता है और 24, 36, 48 तक जो है वो डीएनए है, 48 स्ट्रैंड डीएनए तक कैरी करते हैं। तो जितने भी स्टार सीड्स हैं उनके 24, 36, 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट होते हैं और इसमें लाइट वर्कर्स भी आ जाते हैं। जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो 12 से 24 के बीच में आते हैं। ओके, सो सबका ये स्टोरेज का हिसाब किताब है कि आप कितना स्टोरेज यानी कितनी कॉन्शसनेस को एम्बॉडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी डायमेंशंस को आप पता लगा सकते हैं, उतनी नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। और इनका डीएनए किस तरीके से काम करता है कि जो जितना ज़्यादा डीएनए कैरी कर रहा है, वो उतनी कॉन्शसनेस को लेके आ सकता है और वो आप सभी को समझा सकता है, बाकी सबको जो उस कॉन्शसनेस को नहीं समझ सकते खुद, तो वो दूसरे की मदद कर सकता है समझने में। जैसे हम सभी वही काम कर रहे हैं इस समय पे। राइट। आशियाना डियान की जैसे आपने पहले भी बात की, उनके बुक्स के बारे में बात की, तो कई लोग उनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं नहीं कर पाते कि मतलब आपकी लाइफ में उनकी जो कॉन्सेप्ट है, जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उसके बाद? मैं डिवाइन फेमिनाइन बन गई पहली चीज़। बेस्ट दूसरी है वो चीज़ तो मैं आई थिंक। अनकंडीशनल हाँ? मैंने कहा बेस्ट है वो तो आई थिंक। हाँ, अगर कोई भी नॉलेज नॉलेज कुछ भी अच्छा और नॉलेज अगर आपको अपनी पावर से जोड़ रहा है, तो वो नॉलेज एक्चुअल रियल नॉलेज है और सोल हमेशा रेज़ोनेट करती है असली नॉलेज से। वो हमेशा बताती है कि क्या सच है और क्या गलत है। आयशाना डीन जो है वो बेसिकली हमारी स्पीकर हैं, जो इस नॉलेज को लेकर के आ रही हैं और जैसे मैंने बताया कि हम हर लाइफ़ में, हर जन्म में इस नॉलेज को लेकर के आते हैं और ये नॉलेज कहीं बाहर का नॉलेज नहीं है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हम सबका नॉलेज है और ये हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी है, राइट? ऋषि आइडेंटिटी हमें हमें पता है कि ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा तप करते थे, वो बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। कौन थे ये ज्ञानी ऋषि महापुरुष? ये स्टार सीड्स हैं जो आज के टाइम में है यहाँ पे, राइट? फिर उसके ऊपर जो वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अवतार आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी बोलते हैं अवतार लेकर के आए, राइट? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें
जो हम समझते हैं और हम प पूरा जब उस नॉलेज को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एक्चुअली कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, राइट? एक ही नॉलेज है और सिर्फ़ उसमें शायद थोड़े बहुत इंग्लिश शब्द हैं और इसमें हिंदी में शब्द हैं, बट एक ही बात है, एक ही चीज़ समझा रहे हैं दोनों। कुंडलिनी हम इसमें भी जानते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, अंतःकराना बोलते हैं उसको संस्कृत में, उसमें भी वही वर्ड यूज़ किया गया है, अंतःकराना कुंडलिनी, आपकी जागृत होती है 9 डायमेंशंस की लाइफ फोर्स एनर्जी। सो जब आप पूरी पिक्चर को देखते हैं तो आप समझते हैं कि एक्चुअली एक ही नॉलेज है जिसका डिफरेंट इस समय फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। थोड़ा हमारे पास है, थोड़ा हो सकता है किसी और रिलीजन में है, थोड़ा और रिलीजन में है, थोड़ा और रिलीजन्स में है, राइट? वो एक ही नॉलेज है। सो एक ये चीज़ है, दूसरा कॉन्शसनेस लेवल पे मैं इंक्रीज़ हुई हूँ, ठीक है? ये चीज़ और फ़ियर मेरे अंदर से अब एक्सिस्ट करता ही नहीं है, मेरी लाइफ़ में फ़ियर नहीं एक्सिस्ट करता, ठीक है? सो अगर कोई चीज़ आपको पावर देती है, आपकी खुद की पावर को जोड़ दे, जो नॉलेज, वो असली टीचर है, वो असली गुरु है मेरे हिसाब से और वो ही ये नॉलेज है। ये जो नॉलेज है, यही असली गुरु है मेरे लिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी हो सकता है सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, बट ये नॉलेज हर एक मतलब जब आप कॉन्शसनेस लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, तब एंटर करेगा आपकी लाइफ में। और आई थिंक मेरे सामने इन्फॉर्मेशन 2 इयर्स बैक भी आई थी। अ, वो तंत्रा जो चैनल है वो वीडियोस बनाती हैं, तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था कि क्या है सब। तो अब आपकी वीडियोस दोबारा से देखी तो मुझे समझ आया है कि यस ये अ, इफ़ेक्ट करता है। तो लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई मैसेज लाइट वर्कर्स को, स्टार सीड्स को फेमिनाइन्स को, मस्कुलाइन्स को कोई मैसेज देना चाहते हो जो उनकी कॉन्शसनेस राइज़ करने में हेल्प करे और इस जर्नी में उनको हेल्प करें? मेरे तरफ से सभी को मैसेज है कि आप अपनी आत्मा से जो राधा है, जो अनकंडीशनल लव होल्ड करती है, उससे कनेक्ट करो, ओके? और आपकी अपनी चेतना जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो कृष्ण है, जो हमारे अंदर ही है राधा कृष्ण, उन अपनी ही डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से कनेक्ट करो, ओके? और जब आप अपने अंदर कनेक्ट करोगे, तो सब कुछ प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाएगा बाहर और दूसरा अनकंडीशनल लव में रहो, ओपन रखो अपने आप को, देखो कि वो जो सामने वाला बंदा बता रहा है, वो क्या बता रहा है, शून्य की अवस्था में चीज़ों को सुनो और फिर बाद में उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर दो। जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, समझ में आ रही हैं, आप रेज़ोनेट कर रहे हैं, तो उनको रख लो। जो नहीं कर रहे हैं, वो उनको आप जाने दो, राइट? सभी का फ्री विल है ये। लेकिन आप अपने आप को ओपन रखो, उन नई चीज़ों को आने दो, जो एक्चुअली नई चीज़ें नहीं हैं, पुरानी ही हैं, लेकिन आप अपने आप को उनको ऐसे ही समझो कि देखो तो सही कि वो सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सभी अपने सोल पर्पज़ पे लगना शुरू करें। इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि हमारा जो सोल पर्पज़ है, वो ये युग परिवर्तन करना है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, असेंशन करवाना है। राइट? सो उसके लिए हमें जो नए स्ट्रक्चर्स चाहिए, चाहे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, गवर्नमेंट या पैसा या जो कुछ भी है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप अपना क्या योगदान दे सकते हो, राइट? आपको पूछना है अपने आप से कि आपको क्यों अवेकन किया गया है, आपको क्यों जगाया गया है? उसके पीछे कारण है और बहुत बड़ा कारण है और कारण है कि आपको ये चेंज में अपना रोल प्ले करना है। सो अपना रोल प्ले करना सभी शुरू करें। ये मेरी साइड से एक मैसेज है सभी के लिए, जो भी मेरा ये हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या आगे सुनेंगे, उन सभी के लिए। सो दैट्स ऑल। आप कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं? नहीं, बस बाकी मैं इतना ही बोलूँगी जो हमारे ग्रंथों में नॉलेज है वही आयशा नडीन भी बताती हैं और लोक की हम बात करते हैं, हम हमारे लोक पढ़ते हैं कि हमारे इतने लोक हैं, उसी को इंग्लिश में हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफरेंट नॉलेज है, बस हाँ, शब्द अलग हो सकते हैं और सभी ओपन रहेंगे तो सब समझ पाएँगे और अगर आपको आपकी पावर वापस मिल रही है तो आप अपने आप ही पढ़ेंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं है और बस इतना ही कहना है, मेरी तरफ से हो गया। सो थैंक यू सो मच आज जॉइन इन करने के लिए और इतनी प्रेशियस अपना टाइम निकालने के लिए और प्रेशियस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू इस कलेक्टिव कॉन्शसनेस को इंक्रीज़ करने के लिए और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ इस पॉडकास्ट से फिर से मैं इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट जो भी सुने, उसकी कलेक्टिव कॉन्शसनेस इंक्रीज़ हो, कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ उसकी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो, वो अपनी पावर में आए। इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप लाइव में आए। ओके, थैंक यू। बाय। बाय। बाय।